चलो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। थोड़ा जानबूझ के धीरे धीरे जाऊंगा। पॉइंट सिंपल है कि कैलकुलेशन है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं अभी कैसे करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है, बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट। केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता है? देखो, पूरी केमिस्ट्री के बारे में बात करें ना, तो रिएक्शन परफॉर्म होगी कि नहीं होगी ये हमें थर्मोडायनेमिक्स बताता है। और वहां पे भी एनर्जी बाहर जाएगी नहीं जाएगी, ये सारी चीजें थर्मोडायनेमिक्स बताता है। हमने देखा ना, गिब्स फ्री एनर्जी बताता है कि एनर्जी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस। एंट्रोपी था, एंथैल्पी था। तो एनर्जी के बारे में अगर बात करनी है तो थर्मोडायनामिक्स के पास जाना पड़ता है। रिएक्शन कितनी परफॉर्म होगी, कितने परसेंटेज में होगी, ये बताने के लिए हमें इक्विलिब्रियम के पास जाना पड़ता है। ओके, इक्विलिब्रियम मतलब कितने परसेंटेज रिएक्शन परफॉर्म होती है, कितने परसेंट वैसी रहती है, वो सारी चीज़ें। लेकिन रिएक्शन का स्पीड कितना होगा ये हमें पता करना है केमिकल काइनेटिक्स से। अब स्पीड का मतलब सिर्फ स्पीड नहीं, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड, कैसे हम रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें केमिकल काइनेटिक्स में देखनी है। सो डेफिनेशन क्या है? इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट एंड देयर मैकेनिज्म। दो चीजें, रिएक्शन रेट एंड देयर मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्यों डाला है? क्योंकि रिएक्शन का रेट समहाउ मैकेनिज्म पे ही बेस्ड रहता है, ठीक है। मैकेनिज्म पे ही बेस्ड रहता है। अब ये चैप्टर आपको हो गया तो आपको मालूम होगा कि हम स्लो स्टेज लेते हैं, स्लो स्टेप, और उसके बेसिस पे हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो स्लो स्टेप को फाइंड आउट करने के लिए हमें मैकेनिज्म की जरूरत है, राइट। तो केमिकल काइनेटिक्स में मैकेनिज्म एज वेल एज रिएक्शन रेट दोनों का भी स्टडी करना पड़ता है। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिसाइड करते हैं? पहली बात, दो मेथड है कोई भी केमिकल रिएक्शन का रेट फाइंड आउट करने के लिए, दो मेथड। और दो मेथड को कंबाइन करने के बाद ही डेरिवेशन हमें मिलता है। एकदम ब्रॉडली देखा जाए तो दो मेथड रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के। सो फर्स्ट मेथड इज rate of reaction can be defined as change in the concentration of reactant or product in unit time। मतलब एक रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, A कन्वर्स टू B। अब A का कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली धीरे धीरे कम होगा एंड B का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम में, सपोज 1 मिनट में, 1 मिनट में A का कॉन्सेंट्रेशन कितना कम हो रहा है, इसको हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। या फिर उसी 1 मिनट में B का कॉन्सेंट्रेशन कितना बढ़ रहा है, उसको हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। एकदम सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हुआ या इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे हम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम, उसी हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो उसी हिसाब से देखो, अब हमें यही कंसेप्ट को रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के हिसाब से देखें तो रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि रिएक्शन परफॉर्म होगी तो ए तो घटेगा, ओके, तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। और बी के बारे में बात करें तो जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। सो यहाँ पे द रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, ओके, कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का इंक्रीज होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, ओके। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का चेंज अपॉन एक पर्टिकुलर टाइम पे। नाउ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। अब ये रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसके हिसाब से वैल्यूज तो चेंज होंगे ही होंगे, वो तो सवाल ही नहीं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्सेंट्रेशन है। अब कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या रहता है? कॉन्सेंट्रेशन जनरली हम लेते हैं मोलर, ओके, मतलब मोल्स अपॉन वॉल्यूम। सिर्फ यहाँ पे वही लिया है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम मतलब लीटर, डिवाइडेड बाय टाइम विच इज इन सेकेंड। तो ये तो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट एज पर फर्स्ट मेथड। रेट फाइंड आउट करने की ये हमारी फर्स्ट मेथड है, ओके, सिंपल है।
इसमें कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं आनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है, जहाँ तक ज़्यादा तकलीफ नहीं आनी चाहिए। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हाइपोथेटिकली मतलब इस सारी चीज़ों को मैथमेटिकली डालना पड़ेगा ना कहीं पे, तो मैथमेटिकली लिखना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, राइट? तो कैसे लिखेंगे पहले उसको समझते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ों को तो बाद में देखेंगे, ये वाला पूरा पार्ट। ओके, पहले सिर्फ इसको समझते हैं, ये वाले पार्ट को समझते हैं। अगर मैं एक रिएक्शन लिखूँ, रिएक्शन, एक सिंपल सी रिएक्शन H2O2 gets converted to HO radical प्लस अगेन OH रेडिकल। इस रिएक्शन का रेट फाइंड आउट करना है, सिंपल है ना? रेट फाइंड आउट करने के लिए क्या कैसे लिखना पड़ेगा? चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस वन। ओके, इसका रेट, रिएक्शन का रेट जो कि डिक्रीज होगा, तो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, एकदम सिंपल है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये OH है ना, ये दो OH है। अगर मैं प्रोडक्ट के हिसाब से लिखूँ, प्रोडक्ट के हिसाब से चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट तो बढ़ता है, अब ये तो घटता है तो प्रोडक्ट बढ़ता है, राइट? अगर हम इसको रिएक्टेंट के लिए पॉजिटिव साइन यूज करें तो प्रोडक्ट के लिए नेगेटिव साइन यूज करनी पड़ेगी, या वाइस वर्सा। अब बढ़ता क्या है? प्रोडक्ट बढ़ता है, तो प्रोडक्ट के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, प्रोडक्ट इंक्रीज होता है ना तो पॉजिटिव, रिएक्टेंट घटता है तो नेगेटिव साइन यूज करनी पड़ेगी। ओके, नेगेटिव साइन उसके लिए यूज करनी पड़ेगी। चलो, सो यहाँ पे नेगेटिव कर दिया हमने। नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं, दिस वन। अगर एक मॉलिक्यूल इसका रिएक्ट हो गया तो लेकिन इसके तो दो मॉलिक्यूल बन गए ना। ओके, तो जब भी रेट ऑफ रिएक्शन इसका जितना भी कम होगा, क्या उतना ही ये बढ़ेगा? उतना ही नहीं बढ़ेगा ना, डबल क्वांटिटी में बढ़ेगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? क्या ये रिएक्शन का मेरा पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आया समझ में? इसका मैं कॉन्सेंट्रेशन मुझे यहाँ पे डबल करना पड़ेगा, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन तो डबल मतलब 2 टाइम्स से इंक्रीज होगा। अब मुझे अगर दोनों रेट को फिक्स करना है, सेम रखना है, क्योंकि रिएक्शन एक है ना, तो रेट को तो फिक्स करना पड़ेगा। तो कैसे करूँगा? अगर ये 2 टाइम्स इंक्रीज होता है तो यहाँ पे मुझे 1/2 करना पड़ेगा, ताकि ये रेट कांस्टेंट रहे दोनों तरफ, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, दोनों भी सेम रहे। मतलब रेट को कांस्टेंट करना है, तो ये तो ज़्यादा डबल हो रहा है ना, तो इसको हाफ करना पड़ेगा। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब HO लिखो या OH लिखो, डिवाइडेड बाई T। तो ये कोएफिशिएंट कहाँ से आया? तो कोएफिशिएंट यहाँ से आता है, क्योंकि ये ना 2 बार बनते हैं ना ये, तो इसकी वजह से कोएफिशिएंट आता है। ओके, तो कोएफिशिएंट का मतलब तो पहली बात समझ में आ गया होगा, बेसिकली व्हाट इज मीन बाय कोएफिशिएंट, कि कहाँ पे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, ये केमिकल रिएक्शन, प्रोडक्ट के हिसाब से अगर हम बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट 2 टाइम्स इंक्रीज होता है, पॉजिटिव साइन 1/2, राइट? हाफ कहाँ से आया? क्योंकि कोएफिशिएंट है, जितना भी कोएफिशिएंट उसको रिवर्स कर दो। ठीक है, 1/2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOB, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये रिएक्टेंट के बारे में बात करेंगे, रिएक्टेंट है तो कम होगा, -1/2, क्योंकि ये इसका है, ये NOBr गलती से आ गया, ये Br नहीं है, NO and change in concentration with respect to time is equal to, अगेन इसका भी कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, सो माइनस चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं है तो कोएफिशिएंट यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं। ओके, तो क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया कि कोई भी इक्वेशन को देख के आप रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन क्या लिख सकते हो?
ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके बेसिस पे लिख सकती हो क्या? ओके, चलो एक मिनट। हाँ अभी ओके, अगर मैं इक्वेशन ऐसे लिखूं, concentration of A gives B plus C that रेट ऑफ इक्वेशन कैसे लिखूंगे? क्या होगा रेट ऑफ इक्वेशन? पॉसिबल है, अगर कंप्यूटर पे हो तो आप लिख भी सकते हो, बोर्ड पे अगर पॉसिबल है तो यू कैन ट्राई। पॉसिबल है, देखो ट्राई करके। या लिख दूं? लिख ही देता हूँ। 1/B concentration of B delta T is equal to 1/C concentration of C delta T, and which is equal to minus concentration of A, y minus 1/A into concentration of A into dt। क्रॉस चेक करके देख लो, और कोई डाउट होगा तो पूछ लो। क्रॉस चेक करो, हाँ, और क्रॉस चेक करके मुझे बताओ कौन सा पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ। सर ये जो आपने अभी लिखा ना रेट, वो नहीं समझा। ओके, चलो देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट को नीचे लिया था ना, 1/2 लिया था, राइट। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट बी है स्मॉल, तो उसको मैंने 1/B लिया। फिर वो बी कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी। ओके, देन concentration of that product upon delta T, concentration of that product upon delta T, सिंपल। इसको पकड़ो और मुझे इतना बताओ, या इतना क्लियर हो गया क्या? सर्कल में जितना है उतना क्लियर हो गया क्या? देखो तो। ओके, अब सिर्फ उसी हिसाब से एक बार इसको सोचो ना, इसके बारे में सोचो क्या ये सही लिखा है, इसके बारे में सोचो क्या ये सही लिखा है। जानबूझ के टाइम दे रहा हूँ, मुझे मालूम है यहाँ पे गलतियां होती है, देख लो एक बार क्रॉस चेक कर लो।
समझा है तो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऊपर का पार्ट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, मतलब रिएक्टेंट का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन हम दो तरीके से गिनते हैं। अगर वो लिक्विड में होगा तो कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी में गिनते हैं जनरली, ठीक है, लेकिन गैस में होगा तो प्रेशर के हिसाब से गिनते हैं। ओके, सेम चीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी लिखने के बजाय अगर ये गैस रहता तो मैं लिखता प्रेशर ऑफ बी, बाकी कुछ भी नहीं। यहां पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आर कॉन्सेंट्रेशन है, पी प्रेशर है, तो हम प्रेशर के हिसाब से भी लिख सकते हैं। ओके, चेंज इन प्रेशर या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो दोनों में ज़्यादा कुछ भी फर्क नहीं है। कोई भी इक्वेशन को आप जैसे कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से लिखते हो उसी हिसाब से आप प्रेशर के हिसाब से भी लिख सकते हो। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि वो रिएक्टेंट गैसेस स्टेट में होना चाहिए और वो भी उसके आइडियल गैसेस स्टेट में। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे Br2 गैस है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 गिनोगे कैसे, मोलरिटी में तो नहीं गिन सकते, प्रेशर में गिनना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली लिख के आएगा प्रेशर ऑफ, चेंज इन द प्रेशर ऑफ Br2 विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी। ओके, प्रेशर का कॉन्सेंट चेंज निकल के आएगा, क्योंकि हमें मालूम है 1 एटमॉस्फेयर में वॉल्यूम कितना रहता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वॉल्यूम 22.4, इसके आगे ये वॉल्यूम है, ठीक है। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा। यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स है, कंसिडर करेंगे कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है, अगर वॉल्यूम फिक्स है तो प्रेशर ही कम या ज़्यादा होगा, हम प्रेशर ही गिनते हैं। ओके, सो इसी इक्वेशन को हम प्रेशर के हिसाब से, बेसिकली मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम प्रेशर के हिसाब से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे सेम है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए आर इज इक्वल टू डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टी, मतलब वही जो अभी मैंने आपको बताया, या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी, मतलब ये प्रेशर है अभी, दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी अपॉन टी, ठीक है, विच इज नथिंग बट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या प्रेशर के हिसाब से इक्वेशन समझ में आ गया? अभी तो हमने बात की थी कॉन्सेंट्रेशन, सेम चीज प्रेशर। क्लियर यहां तक? ओके, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ इतने नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। थोड़ी बहुत लिस्ट की है यहाँ पे। ओके, फर्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट कर सकती है। फर्स्ट वन इज कैटलिस्ट। अगर यहाँ पे कैटलिस्ट है, मेरी वर्डिंग को अच्छे से समझना, यहाँ पे अगर कैटलिस्ट है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। आई एम नॉट सेइंग कि डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है, प्रॉपर वे में हम कहेंगे कि उसको अफेक्ट करता है। हमें नहीं मालूम कि वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, वो कैटलिस्ट और रिएक्शन बताने के बाद हमें पता चलेगा। तो कैटलिस्ट तो दोनों भी चीजें कर सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज, तो हम कहेंगे अफेक्ट करता है, ठीक है। सो कैटलिस्ट अगर है तो रेट ऑफ रिएक्शन विल अफेक्ट, वी डोंट नो इट विल इंक्रीज और डिक्रीज, we can't say right now. Okay, second point is temperature. अब मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% केसेस में, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेप्शन नहीं होगा, 99% केसेस में एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में। और ये कितना होता है? आइडियली आपके एनसीईआरटी के बुक में ये सेंटेंस यूज किया है, इसलिए इसका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। आइडियली अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 टाइम्स। ओके, और ये उन्होंने बताया है,
सो ये वैलिड स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन मतलब सिर्फ टेम्परेचर डबल कर दिया है, सॉरी टेम्परेचर के 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया है, तो आप आइडियली ले सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इस स्टेटमेंट का, ठीक है। तो एक हो गया कैटलिस्ट, बता नहीं सकते, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है। क्लास 12 तक समझेंगे कि 2 टाइम्स होता है 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के बाद। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज होता है तो भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, ओके। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में आएंगे, उसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। बाकी के बहुत सारे फैक्टर्स है, प्रेशर है, सरफेस एरिया, या कौन से कंडीशंस में सॉल्वेंट कौन से इसमें है, सोल्यूट कौन सा है, बहुत सारे फैक्टर्स है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। हमें इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है सिर्फ। तो इसके अलावा जितने भी पॉसिबल है आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक ट्राई करता हूँ। सबसे पहले तो कैटलिस्ट ले लिया, टेम्परेचर ले लिया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, देन नेक्स्ट वन इज प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन के बाद प्रेशर, प्रेशर के बाद अगर सॉलिड स्टेट है तो सरफेस एरिया, सॉलिड कंपाउंड है तो, ठीक है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नेचर, एंड देन बस इतना, ये सफिशिएंट, इतने फैक्टर्स है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट कर सकता है। हमें फोकस करना है अभी कॉन्सेंट्रेशन पे, ओके। कॉन्सेंट्रेशन, यहां तक हमारी पहली मेथड थी ना रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने की। दिस वन इज आवर फर्स्ट मेथड, so that we can define a proper rate of reaction, okay. So now we are proceeding towards the second method now. second method क्या है? पहले तो सेकेंड मेथड डिपेंड करता है रेट लॉ पे, तो पहले रेट लॉ समझते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ। मतलब किसी भी रिएक्शन का रेट हम हाइपोथेटिकली ऐसे कंसिडर करते हैं कि रेट किस पे डिपेंड है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मतलब ज्यादा रेट, लो कम कॉन्सेंट्रेशन मतलब कम रेट। अगर आइडियली या आपको थोड़ा सा फिजिकली उसको याद रखना है तो कैसे करेंगे, देखो दो स्लोप है, ये फर्स्ट स्लोप है और ये सेकंड स्लोप है। तो कहाँ पे अगर व्हीकल हम यहाँ से छोड़ दें या कोई पत्थर वगैरह यहाँ से छोड़ दें या कोई बॉल वगैरह यहाँ से छोड़ दें, तो रेट नीचे जाने का कहाँ पे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा होगा, ओके, क्योंकि स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे कम होगा, राइट। उसी हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा वो फास्ट रेट दिखाएगा केमिकल रिएक्शन में। एकदम सिंपल सा पॉइंट, ओके। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड इन द सेम पावर। अब सेम पावर मतलब क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो ये सेकंड स्टेटमेंट एक रेट लॉ एंड ये जो कोरिलेशन मैंने बताया, यहां तक कोई डाउट है क्या? क्योंकि ये सेकंड मेथड है, ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड मेथड है कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने की। कोई डाउट यहां तक? यस, नो, बताओ। नहीं है, ओके। सो सपोज ये रिएक्शन दी और उसका रेट हमें डिटरमाइन करना है एज पर रेट लॉ, सेकेंड मेथड एज पर रेट लॉ। सो अगर हम ए के बारे में बात करें, रिएक्शन का रेट ए के हिसाब से कितना होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू इट्स कोएफिशिएंट एक्स वाई जेड जो भी होगा वो, ओके। मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा उतना रेट का ज्यादा, ए का कॉन्सेंट्रेशन कम रेट कम, ओके। लेकिन ये सिर्फ ए पे डिपेंड नहीं होता, ये सारे रिएक्टेंट पे डिपेंड होता है, सारे रिएक्टेंट पे। सो बेसिकली हम ये यही कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सारे रिएक्टेंट ले लो, ए रेस टू एक्स ये इसका कोएफिशिएंट है, एंड बी रेस टू वाई ये इसका कोएफिशिएंट है, ओके।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज। नाउ अब पहली बार मैथमेटिकल स्टेप यूज करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल देंगे और उसके बजाय हम यूज करेंगे इक्वल टू साइन। ऑब्वियसली प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालते हैं तो एक कांस्टेंट डालना पड़ता है विच इज नथिंग बट के, जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्यों ये हमने डाल दिया, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए डाल दिया, कोई एक कांस्टेंट डालना पड़ता है तो हमने के डाल दिया। नाउ के की डेफिनेशन क्या है, के इज नथिंग बट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑब्वियसली। रेट लॉ इज डिफाइंड एज द रेट लॉ को पहले समझ, रेट लॉ इज डिफाइंड एज मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द rate of reaction and concentration of reactant। रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, इसके बीच में जो मैथमेटिकल कोरिलेशन है उसको रिप्रेजेंट करना मतलब रेट लॉ है। ठीक है, रेट लॉ। और के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू बिकम्स 1 व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू यूनिटी या कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 1। तो के के बारे में तो बाद में बात करेंगे, के तो एक कांस्टेंट है तो उससे हमें क्या पता चलता है वो तो बात की बात है। ठीक है, वो हम डिटेल में निकालेंगे। सो दूसरी मेथड समझ में आ गई कि हम रेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ले रेट लॉ। ये हमारी सेकेंड मेथड है। मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं यहां तक। ओके, नाउ नेक्स्ट, के एंड रेट में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस यहाँ पे लिस्टेड है। ओके, सो इसको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले के मतलब ये रेट कांस्टेंट की, ये कांस्टेंट है। ओके, कांस्टेंट है और ये एक्चुअल रेट है, रिएक्शन का रेट। सो it is the speed at which reactions are converted into reactants are converted into product। Okay, it is measured as a rate of decrease of concentration of reactant or rate of increase in the concentration of product। हमारा रूल नंबर 1 जो दो मेथड थे ना उसमें से फर्स्ट मेथड का डेफिनेशन यहाँ पे यूज किया है रेट को डिफाइन करने के लिए। व्हाट इज मीन बाय रेट, सो रिएक्शन का रेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन, जो जिस स्पीड से कॉन्सेंट्रेशन घटता है या बढ़ता है उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ रेट कांस्टेंट का मतलब क्या है, इट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जैसे हमने अभी ऐड किया था इन द रेट लॉ एंड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब के क्या है, के कैन बी रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब के रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन में, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। ये वाला पार्ट, अगर ये 1 होगा, ये 1 होगा, सॉरी ये इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 होगा, इसका 1 होगा, 1 रेस तो कितना भी करो उतना ही रहेगा 1। ठीक है, तो ये वैल्यू पूरी 1 हो जाएगी। इस केस में k इज इक्वल टू रेट, तो सिर्फ अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 होगा तभी रेट कॉन्स्टेंट बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ये इसकी डेफिनेशन। ओके, रेट कांस्टेंट क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इच रिएक्टेंट इज यूनिटी। नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड है, अभी हमने लिस्ट देखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन एज पर रेट लॉ इट इज डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे ये डिपेंड। ओके, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, लेकिन रेट कांस्टेंट, सेकंड इसके बारे में बात करें तो ये कांस्टेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कोई फर्क नहीं पड़ता के की वैल्यू के लिए। ओके, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए के फिक्स है, राइट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना भी चेंज हो। सो ये हो गया के बारे में एंड बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। कोई डाउट है? चलो
थोड़ा सा आगे देखते हैं, देन मुझे बताना कोई डाउट अगर होता है तो, ठीक है। अब के को थोड़ा सा समझते हैं, के है क्या, या फिर के से हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन निकल के आती है, हमें अब क्या देखना है, मतलब के इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब व्हाट एक्चुअली इट मीन्स, वो हमें देखना है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, इट मेजर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। के क्या करता है, के रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करता है। के की वैल्यू ज्यादा है मतलब रिएक्शन का रेट फास्ट है, के की वैल्यू ज्यादा है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, या रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। ओके, ये तो हो गई फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के इज यूनिक, मतलब वन, यूनिक इन द सेंस वन, लेकिन कब, एट सॉरी, यूनिक, यूनिक मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू। के इज यूनिक एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। आप टेम्परेचर चेंज करो, के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। T1 के लिए सपोज K1 है, T1 के लिए K1 है, T2 कर दो तो ये K2 K3 K2 हो जाएगा, लेकिन ये फिक्स रहेगा। T2 के लिए K2, T1 के लिए K1 इक्वल टू नहीं होता, लेकिन K की वैल्यू फिक्स रहती है पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ओके, नेक्स्ट वन, K चेंजेस विथ टाइम। टाइम के साथ ये चेंज हो सकता है, ओके, मतलब ये टाइम के साथ चेंज हो सकता है, ये टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकता है, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन के साथ चेंज नहीं होता। और सबसे बड़ी खासियत के की यही है कि ये कॉन्सेंट्रेशन के साथ चेंज नहीं होता, ये टाइम के साथ चेंज हो या टेम्परेचर के साथ चेंज हो, कॉन्सेंट्रेशन के साथ ये चेंज नहीं होता। ये है खासियत के की, इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के। अब मुझे बताओ ये दो स्लाइड पे कोई डाउट है क्या, इन दो स्लाइड पे कोई डाउट है क्या? नहीं है, okay. आगे बढ़ेंगे। ये कंसेप्ट मतलब मैं सिर्फ आपके अभी तक मैंने जो पढ़ा है ना, उसको मैं थोड़ा क्या कहेंगे, इम्प्रूव करना चाहता हूँ या क्लीन करना चाहता हूँ, ठीक है। नई कंसेप्ट नहीं है, पुरानी कंसेप्ट है। ओके, सो सपोज ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। इनिशियली स्टार्ट हो गई यहाँ पे ये टाइम है, एंड ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मतलब आर का कॉन्सेंट्रेशन, ओके। अब ये क्या होगा, पहले कॉन्सेंट्रेशन ऐसे लीनियरली डिक्रीज नहीं होता, लीनियरली डिक्रीज नहीं होता, क्यों, इट्स बिकॉज ऑफ रेट लॉ। अभी हमने देखा था रेट लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन, ओके। सो पहले रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा, यहां पे देखो, यहां से लेके यहां तक अगर हम रेट निकाले ना, तो रेट बहुत फास्ट है, कॉन्सेंट्रेशन देखो बहुत फास्ट डिक्रीज हो गया ना, रेट बहुत फास्ट है। यहाँ पे देखो तो रेट कम हो गया, और इस पॉइंट में देखो तो कितना कम हो गया ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट कम हो गया, मतलब रेट कम हो गया। तो ये पॉइंट आपने ऑब्जर्व किया क्या, कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रेट लॉ है उसको ग्राफिकली एंड एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूफ कर किया गया था, ठीक है, ये एक पॉइंट। एंड सेकेंड, ग्राफ में हमें स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाई देती, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया, यस और नो? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धीरे धीरे समझ लेना चीजों को, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। समझ में ना आए तो बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। तो क्या ये समझा कि नहीं समझा, समझा, तो ये तो हो गया रिएक्टेंट के हिसाब से। सेकंड पार्ट ऑब्वियसली प्रोडक्ट के हिसाब से, तो सेम होता है, ये अगर धीरे धीरे डिक्रीज होगा, मतलब पहले कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्शन का रेट फास्ट होगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन पहले तो कम है ना, तो पहले कम है तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। मतलब
एकदम फास्ट। ये कब बढ़ेगा, ये किस पे डिपेंड है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यहाँ पे होगा। सो बेसिकली इसके रिवर्स ये अपोजिट, सिंपल समझे, ठीक है। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले बहुत फास्ट, देन स्लो 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 स्लो, यहाँ पे पहले बहुत फास्ट, देन स्लो स्लो स्लो, उसके बाद तो ये रिएक्शन होगी नहीं होगी, इक्वल रह जाएगा, ठीक है। तो ये है रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन। ना अब मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, ये इक्वेशन है और ये इसका रेट इक्वेशन है। सिर्फ मुझे देख के बताओ, ऑब्जर्व करो अच्छे से, एंड जस्ट लेट मी नो कि ये सही है गलत है, कहाँ पे डिफरेंस मतलब प्रॉब्लम है, कहाँ पे नहीं है। ये एक बार क्रॉस चेक करके मुझे बता, क्या ये सही है या गलत है। जो लिखा है 2 लाइन, उसको एक बार क्रॉस चेक करके देखो तो। सही है, ओके। चलो, पॉइंट सिर्फ इतना था, ये हमारे फर्स्ट मेथड के हिसाब से है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉट एवर, ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो नेगेटिव साइन, कोएफिशिएंट 1/5। यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे देखो सिर्फ नेगेटिव साइन है, सो ऑन। ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बाकी तो ये पॉजिटिव वगैरह रहते ही हैं। चलो, इस टाइप के क्वेश्चन इससे पहले भी आए थे। नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये 2 मेथड को हमें यूज करना है डेरिवेशन के लिए, ठीक है। जो सबसे मुश्किल बात आती है ना, एकदम सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इट इज द सम ऑफ, ये डेफिनेशन, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ पावर्स x प्लस वाई, ये पावर ऑफ रिएक्टेंट्स रिप्रेजेंट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट के जो पावर है ना, ये वाले कॉन्सेंट्रेशन की पावर, ओके, इसके एडिशन मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसके पूरा डिटेल में हमें देखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 1, इट कैन बी 0, इवन 1 2 3, और इवन 1.5 2.5, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो पहली बात तो ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन का ये ना, इसकी एडिशन रहती है पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, यहाँ पे के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो के की वैल्यू मतलब यूनिट क्या होगा, तो यूनिवर्सल, अगर यूनिट कोई भी पूछे के की वैल्यू का, चाहे वो 0 ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, या सेकेंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, कितनी भी ऑर्डर हो, कोई लेना देना नहीं, के की वैल्यू इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। कैसे देखो, इफ ऑर्डर इज इक्वल टू, ऑर्डर को हम एन लिखते हैं, 0 है तो ये इस फॉर्मूला में एन की वैल्यू डाल देंगे। सो मोल रेस टू 1 माइनस 0, L रेस टू 1 माइनस 0, सेकेंड रेस टू -1। कॉन्सेंट्रेशन यही आ गया, तो ये 0 0 आप निगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इफ n इज इक्वल टू 1, देन क्या होगा, मोल रेस टू 1 माइनस 1, लीटर रेस टू 1 माइनस 1, एंड सेकेंड रेस टू -1। ये तो फिक्स है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 मतलब 0 ना, 0 निगलेक्ट कर दो, सिर्फ क्या बचा, पर सेकेंड।
इफ n इज इक्वल टू 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये k की यूनिट पूछा है, वैल्यूज डाल दो। मोल 1 - 2, लीटर 1 - 2, सेकेंड -1, तो क्या होगा? मोल रेज टू -1, लीटर रेज टू -1, सेकेंड रेज टू -1। ओके, समझ में आ गया के की वैल्यू कैसे निकालते हैं? सिंपल सी मेथड है। ये वैल्यूज को, फॉर्मूला को याद रखना है, जिससे आपको हर बार पता चलेगा कि यूनिट क्या है। के का याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज मॉलिक्यूलरिटी। बेसिक बेसिक कंसेप्ट है मॉलिक्यूलरिटी। किसी भी रिएक्शन में, पर्टिकुलर पूरे रिएक्शन में, बैलेंस रिएक्शन में बेसिकली जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं ना, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। एग्जांपल, पहली रिएक्शन देखो, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है, तो ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है। यहाँ पे देखो, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल है, तो इस बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। सो मॉलिक्यूलरिटी इज द सम ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व्स इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट है, उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलरिटी। ओके, सिंपल सा बात। अब ऑर्डर के पास जाने से पहले, अगर मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर अगर सेम नहीं होगा, ऑर्डर सपोज मॉलिक्यूलरिटी सपोज 1 है और ऑर्डर 0 है, तो उसको हम कहेंगे, उस रिएक्शन को हम कहेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो मतलब फॉल्स, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। कंडीशन क्या बताई मैंने? मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर अगर अलग अलग है तो सिर्फ उसी को हम कहेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अगर मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर सेम ही है तो कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं फिर। ठीक है, ये हो गया मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर एंड सूडो ऑर्डर के बारे में। ठीक है, अब मुझे बताओ, कोई डाउट यहाँ तक? मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर, सूडो ऑर्डर, इसके बारे में कुछ ये है तो, कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, उसके बाद तो ये बहुत सारे मतलब रिएक्शंस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स हुज कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। कॉन्सेंट्रेशन की पावर जो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली डिफाइन करते हैं या अफेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, टर्म्स इन रेट लॉ, रेट लॉ में। सो फॉर रिएक्शन, ये देखो जनरली हम x प्लस वाई, देन ओवरऑल रिएक्शन x प्लस वाई। ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज देखो, हमने देखा ना केमिकल काइनेटिक्स मतलब क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। सपोज ये रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, लेकिन ये दो स्टेजेस में रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। ये रिएक्शन स्टेप 1, ये स्टेप 2, दो स्टेजेस में रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। कंसिडर करो, कंसिडर करो। सो यहाँ पे ये पहली फास्ट स्टेज है, सेकंड स्लो स्टेप है। तो ऑब्वियसली स्लो जो स्टेप होगी, ये होगी हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि यही स्टेप हमें बताता है कि ऑर्डर क्या होगी, या उसी के बेसिस पे रेट कौन डिसाइड करता है? ये स्लो स्टेप ही डिसाइड करता है। ठीक है, स्लो स्टेजेस ही डिफाइन करता है। सो स्लो स्टेप इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम बात करें ऑर्डर वगैरह उसके बारे में बात करें, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन ये जो है ना, आइडियल केस में हम क्या करेंगे, इसके मॉलिक्यूलरिटी दो है ना, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, तो ऑर्डर जनरली इसकी दो होनी चाहिए। ठीक है, कंसिडरिंग कि मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर सेम है, ये कंसिडर करके मॉलिक्यूलरिटी दो आनी चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूलरिटी कम्स विथ मैकेनिज्म। मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3। मोस्ट ऑफ द केसेस में मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं होती, क्योंकि 3 मॉलिक्यूलरिटी मतलब एक टाइम पे 3 मॉलिक्यूल को कोलाइड होना पड़ेगा, जिसकी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है।
ओके, सो पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन यहाँ पे 3 से ज़्यादा में उतना ज़्यादा नहीं रहता, तो मॉलिकुलरिटी मैक्सिमम 3 रहती है। मॉलिकुलरिटी कैन नॉट बी जीरो, मतलब जीरो मॉलिक्यूल लेके हम रिएक्शन नहीं कर सकते, ओके, या फिर आधा मॉलिक्यूल लेके हम रिएक्शन नहीं कर सकते। सो मॉलिकुलरिटी जीरो भी नहीं हो सकती और फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 1 2 3 ही रह सकती है मैक्सिमम, 1 2 या 3। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट कैन बी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव और फ्रैक्शन, एंड कैन बी ग्रेटर देन 3। मतलब ऑर्डर के लिए कोई लिमिटेशन है ही नहीं, सारे लिमिटेशन मॉलिकुलरिटी के लिए। मॉलिकुलरिटी जीरो नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन ऑर्डर जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, सारी चीज़ें। तो ये बेसिक डिफरेंस है मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर में, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से डिसाइड होता है सारी चीज़ें। अब यही ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी को डिफ्रेंशिएट अच्छे से करने के लिए बहुत सारे रिएक्शंस हैं, और यहाँ पे मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर को हमने डिफाइन किया। देखो वन बाय वन, अगर हमें मॉलिकुलरिटी रेट इक्वेशन लिखते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू ए बी रेस टू बी। ऑर्डर मतलब ए प्लस बी, ओके, ऑर्डर मतलब ए प्लस बी, मॉलिकुलरिटी ए प्लस बी, कोई सवाल ही नहीं। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, मॉलिकुलरिटी मतलब ए प्लस बी, दोनों भी है ना। लेकिन अगर रेट लॉ में ए रेस टू 2 है एंड बी रेस टू 0 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगी, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ऑर्डर ओनली 2, इट्स बिकॉज ऑफ ए कंपार्टमेंट ओनली, ठीक है। तो ये ऑर्डर। नेक्स्ट इक्वेशन 3 में देखो, मॉलिक्यूल कितने यूज हो रहे हैं, 2, तो मॉलिकुलरिटी 2। रेट इक्वेशन अगर हम देखें, तो इस कॉन्सेंट्रेशन रेस टू क्या है, 1, तो इसकी ओवरऑल ऑर्डर क्या है, 1, ओके। इस रिएक्शन को देखो, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, मॉलिकुलरिटी 2। रेट इक्वेशन क्या कहता है, सिर्फ इस कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है, तो इसको हम कहेंगे 1। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़, ये मॉलिकुलरिटी 2 है, रेट ऑफ रिएक्शन 1 है, तो इसको हम कहेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, ओके। H2O का कॉन्सेंट्रेशन 0 क्यों लिया यहाँ पे, इसका रीजन यहाँ पे लिया। H2O क्या है, वाटर सॉल्वेंट है ना, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन लगभग 0 आ जाता है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है, सॉल्वेंट का यूज़ करते ही नहीं। यहाँ पे भी देखो, ये रिएक्शन वाटर है, कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे, लेकिन मॉलिकुलरिटी में करेंगे, मॉलिकुलरिटी 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटर नहीं है अभी, ठीक है, वाटर नहीं है, ओके, मॉलिकुलरिटी 2, हाँ, लेकिन रेट लॉ ये एक्सपेरिमेंटल निकलता है, ये हम थ्योरेटिकल नहीं लिखते, एक्सपेरिमेंटली निकलता है। तो दिस कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 1, तो ऑर्डर भी 1 हो गई। ये देखो यहाँ पे मॉलिकुलरिटी 2, रेट इक्वेशन रेस टू 1 रेस टू 1, मतलब मॉलिकुलरिटी तो सॉरी टोटल ऑर्डर हो गई 2। इसको देखो, मॉलिकुलरिटी 1, ऑर्डर 1। सारे के सारे इक्वेशंस को एक बार अच्छे से देखो, 8 इक्वेशन है, और अगर कोई भी ऐसा इक्वेशन है जो आपको समझ में नहीं आया, तो मुझे बताओ, वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दूंगा। क्या कोई ऐसा इक्वेशन है जो नहीं समझ में आया आउट ऑफ 8? ओके, 7, चलो 7 को देख लेते हैं। मॉलिकुलरिटी में तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं, मतलब 1 है ना, और यहाँ पे 1 है, सो मॉलिकुलरिटी बिकम्स 2, तो यहाँ तक ये तो डाउट नहीं होगा ना। रेट ऑफ रिएक्शन देखो, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ही हम ये इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। सो इक्वेशन ड्रॉ करना मतलब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हमें ये पता चला कि इसका कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 1 है एंड इसके कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 1 है। सो ओवरऑल ऑर्डर मतलब दोनों का एक्सपोनेंट जो है ना ऊपर, उसकी समेशन, विच इज नथिंग बट 1 + 1, सो इज इक्वल टू 2, ओके।
और अभी भी नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ कि पर्टिकुलर कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ओके, सो बेसिकली डिफरेंस क्या है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर में? बहुत तो मैंने बता दिया, सिर्फ ये देखना है अभी। इट इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, मतलब वो एटम मॉलिक्यूल आयन कुछ भी हो, and it is the sum of power of molar concentration of reacting species in the rate equation. रेट इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, मॉलिक्यूल होना चाहिए, उसका कॉन्सेंट्रेशन का पावर, ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकंड, मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, रिएक्शन इक्वेशन देखो एंड मॉलिक्यूलरिटी कोई भी बता देगा, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ओके, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर होता है, ऑर्डर ये होल नंबर, जीरो, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। Molecularity, it is meaningful only for simple reactions or individual step of complex reactions, whereas order of reaction is mean for reaction and not for individual step। ये पूरे रिएक्शन के लिए होती है, ठीक है, इंडिविजुअल स्टेप के लिए। मॉलिक्यूलरिटी सिंपल रिएक्शन के लिए भी हो सकती है, इंडिविजुअल स्टेप्स के लिए भी हो सकती है, तो मॉलिक्यूलरिटी सिंपल कंसेप्ट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, तो ये तो बाकी जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर उसके बारे में तो बात करेंगे, ये डिफरेंस है। मैं नहीं चाहता कि आज मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कंटिन्यू करूं, ठीक है, मतलब ये डेरिवेशन का पार्ट मैं नहीं चाहता कि आज कंटिन्यू करूं, मैं चाहता हूं उसको कल कंटिन्यू करूं। तो यहाँ तक कोई डाउट है कुछ भी तो पूछ लो, आज जो भी मैंने पढ़ाया उसके बारे में कुछ डाउट है क्या? कोई भी कुछ भी कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लो। नहीं है? चलो, तो बेसिकली अब क्या करता हूँ ना, मैं आज के लिए ना यहाँ पे रुकते हैं, कल करेंगे कंटिन्यू।